हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे। आप देख रहे हैं 2 क्लासेस क्लास 9 में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को एनसीईआरटी से बच्चों हम लोग सॉल्व कर रहे थे और इस वीडियो में पेज नंबर 35 पे लेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। बट इसके पहले एक इन्फॉर्मेशन, अगर आप चैनल पे न्यू आए हैं तो पिन कमेंट चेक करिए। पिन कमेंट क्या होता है? जो कमेंट सबसे ऊपर आ रहा है उसको पिन कमेंट बोलते हैं। वहां रीड मोर लिख के आ रहा होगा, रीड मोर पे क्लिक करिए, बहुत सारे लिंक्स ओपन होके आएंगे। ओके, वहां पे आपको क्लास 9 का फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स का बहुत ही क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। देखिए, हर एक चैप्टर को डिटेल में पढ़ाया हुआ है, हर एक चैप्टर का एनसीईआरटी सॉल्यूशन डिटेल में किया है, हर एक चैप्टर का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपको वहां पर मिल जाएगा। बहुत सारे बच्चों को एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक के बारे में नहीं पता होता है, इस बुक को जरूर लगाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है बच्चों, इसमें क्वालिटी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। उसका पूरा सॉल्यूशन पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा। अच्छा, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एनसीईआरटी का अगर आपको पूरा प्लेलिस्ट चाहिए, ठीक है, तो बच्चों पिन कमेंट में वो भी मिल जाएगा। अगर आपको किसी चैप्टर का लिंक नहीं मिलता है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। पिन कमेंट में नंबर दिया हुआ है 7503644171 पे। प्लीज कॉल मत करिएगा, ओनली व्हाट्सएप। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पेज नंबर 35, सॉल्यूशन नंबर 2। क्वेश्चन में आपको बोल रहा है व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल टू सी एन एटम विद नेकेड आइज। ओके, एटम को नेकेड आइज से हम क्यों नहीं देख सकते? नेकेड आइज मतलब विदाउट एनी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि माइक्रोस्कोप, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, ये सब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के नाम है, ठीक है ना। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं? जो कि लाइट के प्रिंसिपल्स पे बेस करते हैं, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के प्रिंसिपल पे बेस करते हैं, ठीक है। खासकर माइक्रोस्कोप के बारे में आपने सुना होगा, छोटे ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखा देता है, ठीक है ना। अच्छा, तो नेकेड आइज से हम लोग एटम को क्यों नहीं देख पाते हैं? देखो, इसका आंसर बहुत सिंपल है, सबको पता है, लेकिन मैं आपको फील कराऊंगा। एटम का साइज बहुत छोटा होता है, इसलिए हम उसको नेकेड आइज से नहीं देख पाते, बात खत्म। अब आइए इसको फील करिए। एग्जाम में सिर्फ इतना ही लिखना है क्या कि द साइज ऑफ द एटम इज सो स्मॉल दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू सी इट विद नेकेड आइज। ओके, सुनो, ये सब क्या चल रहा है हम आपको बताते हैं। देखिए बच्चों, ये एक बॉटल है, ठीक। इस बॉटल को मैं क्यों देख पा रहा हूं बताइए? क्यों मुझे दिख रही है? लाइट यहां से आ रही है और इस बॉटल के ऊपर फॉल करेगी, रिफ्लेक्ट होकर मेरी आंखों तक आएगी, तो रेटिना पे एक इमेज बनेगी। क्लास 8 में आपने पढ़ा हुआ है लाइट वाले चैप्टर में, ठीक है भाई। ये लाइट आई, इस पे फॉल करेगी, रिफ्लेक्ट होगी, यानी कि लाइट ने इस बॉटल के साथ कुछ इंट्रैक्शन किया। इंट्रैक्शन मतलब दोनों ने एक दूसरे को प्रभावित किया। लाइट आई, इसके ऊपर गिरी, इस बॉटल ने लाइट को बाउंस बैक कर दिया, मेरी आंखों में लाइट आई, फिर ये बॉटल मुझे दिख रही है, ठीक है ना। अच्छा, मतलब इसकी एक इमेज मेरे ब्रेन में, मेरी रेटिना पे बन गई, मेरा ब्रेन समझ रहा है हाँ भाई एक बॉटल रखी हुई है, ठीक है। लेकिन बच्चों, इस बॉटल की जगह अगर एक एटम होता, सोचो यहाँ पर, सोचो ये एक एटम है, ठीक। तो लाइट आएगी, क्या वो एटम के साथ इंट्रैक्शन नहीं करेगी? कर रही होगी, ठीक है। लेकिन एटम इतना छोटा है कि लाइट जब रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही होगी, वैसे हम आपको बताएं। देखिए, जो कोई अगर टीचर इस वीडियो को देख रहा होगा तो मैं बताऊं कि लाइट जब एटम के ऊपर पड़ती है, ठीक है, तो एटम के साथ जो इंटरेक्शन होते हैं वो बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होते हैं, और वो हम डिटेल में पढ़ते हैं कहां पर? क्वांटम फिजिक्स में, क्लास 12 में वो आप पढ़ोगे, ठीक है, डिटेल में। लेकिन मैं आसानी के लिए आपको बताऊं बॉटल और एटम का एग्जांपल लेके, कि मान लो जिस तरीके से बॉटल के साथ लाइट रिफ्लेक्ट हो रही थी, उसी तरीके से एटम के साथ मान लो रिफ्लेक्ट होकर आ भी रही है, मेरी रेटिना पे आ भी रही होगी, लेकिन वो साइज इतना छोटा है कि अमाउंट ऑफ लाइट जो आ रही होगी वो बहुत कम होगी, ठीक है। तो क्या मेरी रेटिना पहचान पाएगी कि सामने कोई एटम है? नहीं, ठीक। तो अगर जो एटम के साथ लाइट ऐसा इंटरेक्ट होके वापस आ रही है, इसको मेरी रेटिना पे ठीक तरीके से, या आप कह सकते हैं अच्छे अमाउंट में पहुंचाना है, तो आपको एक मशीन की जरूरत पड़ेगी, आपको एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि माइक्रोस्कोप। जैसे कि एटम्स को देखने के लिए किसका यूज किया जाता है? स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप का, ठीक है। मैं सारी चीजें अभी आपको बताऊंगा। तो स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप नाम की एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है बच्चों, उसकी हेल्प से आप एटम्स को देख सकते हैं। सुनो ध्यान से, क्या होता होगा मैं आपको बताता हूं, कैसा एटम आपको दिखाई पड़ेगा, समझिए जरा। देखिए बच्चों, ये कुछ, जब इस स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप से आप एटम्स को देखोगे तो आपको ऐसा कुछ ब्लर्ड सा दिखाई पड़ेगा। ये देखिए, ठीक है, मतलब लाइट गई, एटम के साथ उसने इंटरेक्ट किया, वापस आएगी, तो ये मशीन क्या करेगी? लाइट को ठीक तरीके से हमारी रेटिना तक पहुंचाने की कोशिश करेगी, ठीक है। तो इसके इन सब मशीन्स के बारे में हम क्लास 12 में डिटेल में समझेंगे, लेकिन आपको ऐसा कुछ ब्लर्ड सा इमेज आपको दिखाई पड़ेगा, स्फेरिकल शेप का कुछ ब्लर्ड सा आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना। तो आई थिंक अब आपको समझ आएगा, एटम का साइज बहुत छोटा होता है, तो लाइट का इंटरेक्शन उससे ठीक से हो नहीं पाता है, ठीक है। तो लाइट जब उससे इंटरेक्ट होकर हमारी आंखों तक आती होगी तो हमारी आंखें उसको नहीं पहचान पाती हैं। ठीक अमाउंट में अगर लाइट को लेके आना है तो आप किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज कर लीजिए, तब शायद एटम आपको उसका एक ब्लर्ड इमेज दिख जाए। अब सुनो मेरी बात ध्यान से बच्चों, देखिए आपने इंटरनेट पे एक सॉल्यूशन में ये भी देखा होगा, यहां पे एक बात और लिखी रहती है, क्या? ऑल्सो द एटम ऑफ एन एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ठीक है। ये भी आपको एग्जाम में आंसर में लिखना है। पॉइंट नंबर 1 कि साइज बहुत छोटा है, ये बात समझा गई। पॉइंट नंबर 2 आपको ये लिखना है, ऑल्सो द एटम ऑफ एन एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली,
ये क्या बता दिया बच्चों, देखो हमें पता है कोई भी एटम अकेला नहीं रहता है, पता है आपको, कोई भी एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों? कोई एटम अगर अकेला रहेगा नोबल गैसेस को छोड़ के, नोबल गैसेस आपको पता है कौन कौन सी होती, हीलियम, ठीक है, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ठीक है, तो ये सारी नोबल गैसेस हैं। नोबल गैसेस का बच्चों ड्यूप्लेट और ऑक्टेट कंप्लीट होता है, ठीक है ना। तो नोबल गैसेस के जो एटम है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, हम मना नहीं कर रहे। नोबल गैसेस को अगर आप छोड़ दो, कोई और ले लो, जैसे ऑक्सीजन ले लो, ठीक, ये ऑक्सीजन का एटम है, हाइड्रोजन का एटम ले लो, तो बच्चों हाइड्रोजन का एटम आपको अकेला कभी नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन का एटम आपको अकेला कभी नहीं मिलेगा, दोनों पास पास आएंगे और कंपाउंड बना देंगे, जिसको आप क्या बोलते हो, वाटर। तो ये देखिए कंपाउंड बन गया, ठीक है, H2O। तो वो यही कहना चाहता है अगर हम एटम को अकेला देखना भी चाहें तो वो तो अकेला रहता ही नहीं है, वो इंडिविजुअली एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो अगर आप देख भी रहे होगे तो आप एटम नहीं देख रहे होगे, क्या देख रहे होगे आप, मॉलिक्यूल देख रहे होगे, जो कि क्या होता है, एटम्स का कॉम्बिनेशन होता है। तो इसलिए आप देखते हो कि इंटरनेट पे सॉल्यूशन में कहीं कहीं ये भी आपको मिलेगा, ऑल्सो द एटम ऑफ एन एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, मतलब वो ये कहना चाहते हैं एक तो एटम का साइज छोटा, ठीक। चलो हमने कहा कि भाई कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हमने बना भी लिया एटम को देखने के लिए, तो एटम तो अकेला रहता ही नहीं है, एटम अकेला नहीं रहता है, आप तो किसको देख पाओगे, मॉलिक्यूल को। इसके लिए हम आपको बेस्ट एग्जांपल देते हैं, अभी आपको फील आ जाएगा। आपके पास अगर एस चांद की बुक हो बच्चों, ठीक है, सो पेज नंबर 118 में, ठीक है, ये देखिए एक इमेज इन्होंने दी हुई है इस तरीके से, ठीक है, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप से इन्होंने ये देखिए देखा हुआ है, किसको देखा है, एक कंपाउंड है, उसका नाम है गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम आर्सेनाइड। अब देखिए गैलियम आर्सेनाइड एक कंपाउंड है बच्चों, ये एटम नहीं है, गैलियम एक अलग एटम है और आर्सेनाइड एक अलग एलिमेंट का एटम। भाई गैलियम एक अलग एलिमेंट है, आर्सेनाइड एक अलग एलिमेंट है, दोनों ने मिलकर क्या बनाया, गैलियम आर्सेनाइड। तो जब आप गैलियम को अकेला नहीं देख सकते हो, आप आर्सेनाइड को अकेला उसके एटम को नहीं देख सकते हो, आप क्या देखोगे, गैलियम आर्सेनाइड का आपने एक सैंपल लिया, उसके ऊपर कुछ लाइट वाइट फॉल करी, और स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप की हेल्प से जब आपने उसको देखा तो आपको देखिए ब्लू कलर का ऐसा ब्लड सा कुछ दिखाई पड़ रहा है और रेड कलर का नीचे ऐसा ब्लड सा दिखाई पड़ रहा है, यानी कि दोनों बॉन्डिंग करके बैठे हुए हैं मॉलिक्यूल के फॉर्म में, ठीक है। तो दोनों को आप इंडिविजुअली नहीं देख सकते हो। अब कुछ रिसर्च करके इन्होंने पता लगाया है, आप अगर ध्यान से देखें तो कह रहा है द ब्लड स्पेयर इन दिस पिक्चर्स आर एटम्स, द गैलियम एटम्स आर शोन इन ब्लू कलर एंड द आर्सेनाइड एटम इन द रेड कलर। जो ब्लू कलर का दिखाई पड़ रहा है वो क्या है, गैलियम का एटम है, और जो रेड कलर का दिखाई पड़ रहा है वो क्या है, आर्सेनाइड है। क्या इंडिविजुअली आपने इसको देख पाया, नहीं, ठीक है। तो आपने इसको देखा कुछ इस तरीके से स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप से, ये देखिए ये ऊपर वाला गैलियम है और नीचे जो ब्लड दिखाई पड़ रहा है रेड कलर का वो क्या है, ये गैलियम है बच्चों, ठीक है, और ये क्या था, आर्सेनाइड, ठीक है। ब्लू कलर और रेड कलर के ये रेडिएशन कर रहे हैं। अब इनके बारे में आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, ठीक है, तो ये सब एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि हाँ भाई ब्लू कलर का है, क्यों रेडिएशन कर रहा है, इसलिए वो गैलियम है, तो ये सब बात की बात है। बहरहाल आपको हम ये बताना चाहते थे अभी क्या, कि आप इंडिविजुअल एटम को तो नहीं देख सकते हो। लेकिन अगर हम बच्चों नोबल गैस का सैंपल ले लें, कोई लेट अस से हमने नियॉन का सैंपल ले लिया, अब नियॉन के एटम इंडिविजुअली एग्जिस्ट करेंगे, ये बात आपको पता है, नियॉन किसी से रिएक्शन ही नहीं करेगा, कोई कंपाउंड ही नहीं बनाएगा, वो तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, स्टेबल है, ठीक है ना। तो जब आप नियॉन के सैंपल लोगे तो आपको कुछ ऐसा स्फेरिकल दिखाई पड़ेगा, ये ऐसा ब्लड्स, ये ऐसा कुछ स्फेरिकल शेप का ऐसा कुछ दिखाई पड़ेगा, ठीक। ये तो ये सब क्या है, नियॉन के एटम है, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आई होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन है तो बहुत इजी, लेकिन मैं आपको फील कराना चाहता था इसलिए मैंने आपको डिटेल में बताया, करेक्ट, ओके। बात समझ गए। ये बात क्यों लिखी रहती है, ऑल्सो द एटम ऑफ एन एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ये बात इसलिए लिखी रहती है आपके सॉल्यूशन में, आपने देखा होगा कई जगह, क्योंकि एटम्स जो होते हैं नोबल गैसेस को छोड़ के वो अकेले नहीं रहते हैं, क्योंकि उसका ऑक्टेट या ड्यूप्लेट नहीं कंप्लीट रहता, तो अपना ऑक्टेट या ड्यूप्लेट कंप्लीट करने के लिए किसी दूसरे एटम, किसी दूसरे एलिमेंट के एटम से क्या करते हैं, बॉन्डिंग करने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन शेयर करने लगते हैं और अपना ऑक्टेट या ड्यूप्लेट कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, और स्टेबल होने के लिए वो एज अ कंपाउंड बना के रहते हैं, कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में रहते हैं। तो जब भी आप देखोगे तो इंडिपेंडेंट एटम आप कैसे देख पाओगे, आप तो पूरे कंपाउंड का मॉलिक्यूल देखोगे। अब उस मॉलिक्यूल में आपको पहचानना पड़ेगा कौन सा गैलियम का एटम है, कौन सा आर्सेनिक का कौन सा एटम है। तो इस तरीके से आई थिंक आपको चीजें समझ में आई होंगी। अब आइए बच्चों फाइनल करते हैं कि एग्जाम में आपको क्या क्या बातें इसमें लिखनी है। पॉइंट नंबर 1 आपको लिखना है, द साइज ऑफ द एटम इज सो स्मॉल दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू सी इट विद नेकेड आइज। फिर दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हो कि इनका साइज इतना छोटा होता है एटम का कि इसके रेडियस को, भैया एटम है स्फेरिकल शेप का होता होगा, ठीक, तो इसके रेडियस को हम किस में मेजर करते हैं, नैनोमीटर्स में। नैनोमीटर डिस्टेंस मेजर करने का एक बहुत छोटा यूनिट है, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर होता है, आपको याद होना चाहिए, ठीक। तो आप एग्जाम में लिखेंगे एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन नैनोमीटर, एटम्स आर सो स्मॉल
दैट इट्स एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर -9 मीटर। ठीक है, ये लिखोगे। उसके बाद आप एक एग्जाम्पल दे देना। क्या आप लिखोगे, आपकी एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है, एक एग्जाम्पल आप देखोगे, लिखोगे। ठीक है, ये एग्जाम्पल है क्या, साइज ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज व्हाट, 10 टू द पावर -10 मीटर। बता देना। अब 10 टू द पावर -10 मीटर सोचो, ये साइज है हाइड्रोजन एटम, कितना छोटा नंबर है, ये फील कराते हैं आपको। ठीक है बच्चों, देखिए कितना छोटा नंबर है। 10 टू द पावर -10 का मतलब समझते हो आप लोग? 10 टू द पावर -10 मीटर है हाइड्रोजन एटम का साइज, पता है आपको? ठीक है, तो आइए हम आपको दिखाते हैं इसका मतलब क्या है। 10 टू द पावर -10 मीटर का मतलब है 1/10 की पावर 10। भाई ये नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर 10 पॉजिटिव। अब बच्चों 10 की पावर 10 का क्या मतलब होता है, सोचो। देखो 1/10 की पावर 10 का मतलब क्या होता है, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सही किया, 1 3 3 और 3। ये देखिए इतना मीटर। अब इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये यहाँ पॉइंट लगेगा, ये देखिए 1 दिस नंबर सॉल्व करोगे 0.000000001 मीटर। ये देखिए बच्चों, ये तो लगभग 0 के बराबर है। इतना छोटा साइज होता है, इतना मीटर पढ़ लो जो भी लिखा है, 0.000000001 मीटर, इतना छोटा साइज होता है हाइड्रोजन एटम का। तो एग्जाम्पल एक दे दीजिए बस, इतना डिटेल में नहीं लिखना आपको, सिंपल ये लिखना है 10 टू द पावर -10 मीटर होता है हाइड्रोजन एटम का साइज। कोई डाउट है? तो बस इतना ही आपको लिखने हैं, ये दोनों पॉइंट और हाइड्रोजन एटम का साइज बता दीजिएगा। और आपकी नॉलेज के लिए मैंने आपको ये सब सारी चीज़ें फील कराई। और द स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप एनेबल्स अस टू सी एटम्स दो इनडायरेक्टली, मतलब डायरेक्टली हम उसको नहीं देख सकते, लेकिन इस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से हम उसको इनडायरेक्टली देख सकते हैं, कुछ ब्लड सा इमेज हमें नजर आएगा। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए। पेज नंबर 39 क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। कह रहा है कि राइट डाउन द फॉर्मूली ऑफ नंबर 1। उसने बोला बच्चों हमें लिखना है क्या, सोडियम ऑक्साइड। ओके, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सभी बच्चों को आता होगा। ठीक है, सोडियम ऑक्साइड ये एक आयनिक कंपाउंड है, यानी कि आयन से मिलकर बना है, कैटायन और एनायन। कैटायन कौन है यहाँ पर, सोडियम आयन, और एनायन कौन सा है, एनायन मतलब नेगेटिव आयन, कौन सा है, ऑक्साइड आयन। ठीक है, तो मैं आपको बना के दिखाता हूँ, बहुत ईजी बच्चों, चेक करिए। ठीक है, सोडियम आयन पे चार्ज कितना होता है बताइए, +1, सबको पता है ना। सो इस पे हो जाएगा 1+। और ऑक्साइड आयन पे कितना होता है, याद है ना आप लोगों को, ये देखिए Na के ऊपर क्या लगा रहता है प्लस, और O के ऊपर क्या लगा रहता है 2-। ठीक है, ये सोडियम आयन है और ये क्या है, ऑक्साइड आयन है। तो सोडियम पे चार्ज कितना है, +1 का। ठीक है, जिसको हमने 1+ लिखा है। और ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है, 2- का, इस तरीके से। करेक्ट। सो करना कुछ नहीं है, अब इसमें आप क्रॉस वाला प्रोसेस कर दीजिए। सो ये यहाँ पे आ जाएगा 2 और 1 यहाँ पे आ जाएगा, साइन वाइन नहीं देखना होता है। ठीक है, बस सिंपल। तो ये सब पढ़ाया हुआ है क्लास में। Na2 और O के नीचे कितना आएगा, 1, और 1 को लिखा नहीं जाता है। ठीक है ना, सो 1 को हम नहीं लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, Na2O। तो सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बन गया बच्चों Na2O। ठीक है, फिर सेकंड है आपका, सेकंड बच्चों एल्युमिनियम क्लोराइड। ओके, सो एल्युमिनियम क्लोराइड बहुत ईजी है। एल्युमिनियम पे कितना चार्ज होता है बच्चों, +3, सभी लोगों को याद होगा मेरे ख्याल से। ये देखिए Al3+ है ना। और क्लोराइड पे बच्चों कितना होता है, -1 है ना। तो Cl- क्लोराइड आयन होता है, Al3+ एल्युमिनियम आयन होता है। तो बहुत इजी, यहाँ से हम करते हैं इसको सॉल्व। सो Al यहाँ पे 3+ चार्ज, और यहाँ पे Cl यहाँ पे 1-। सो 1 इधर आएगा, 3 इधर आएगा। ठीक है ना, कितना हो जाएगा Al1 और Cl3। 1 तो लिखा नहीं जाता है बच्चों, तो फॉर्मूला क्या बन गया, AlCl3। ठीक है, एल्युमिनियम क्लोराइड। कोई डाउट है, इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन है तो, है ना। नाउ थर्ड वाला देखिए, थर्ड वाला सोडियम सल्फाइड। ओके, तो सोडियम सल्फाइड, करेक्ट बच्चों। ठीक है, अब देखिए बच्चों, सोडियम पे होता है +1, ये तो सबको पता है ना। सोडियम पे क्या होता है, +1, और सल्फाइड S पे होता है 2-। देखिए जैसे ऑक्साइड होता है वैसे ही सल्फाइड होता है, याद रखिएगा, क्योंकि दोनों ही पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 16 में आते हैं। ठीक है ना, ग्रुप नंबर 16 में क्या क्या आता है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलोनियम। करेक्ट। तो ऑक्सीजन पे जैसा चार्ज होगा वैसा ही सल्फर पे होगा। सेम ग्रुप के एलिमेंट्स में सेम टाइप का चार्ज होता है। अगर आपको ग्रुप के बारे में नहीं पता, ज्यादा टेंशन मत लो। O के ऊपर 2- तो S के ऊपर भी क्या होगा 2-, ऑक्साइड सल्फाइड। ठीक, तो बस क्या दिक्कत है, यहाँ पे हमने लिखा Na, और इस पे 1+, और सल्फर पे कितना हो गया 2-, ये 2 इधर जाएगा, 1 इधर जाएगा। ठीक है बच्चों, सो यहाँ से कितना हो जाएगा Na2, और S के नीचे 1 लिखा नहीं जाता है, सो सोडियम सल्फाइड Na2S। जैसे सोडियम ऑक्साइड था
वैसे ही सोडियम सल्फाइड बन गया। कितना इजी है। ओके, और लास्ट पार्ट है बच्चों इसका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, इतना नोट करिए, मुझे जगह चाहिए होगी, कॉपी करिए सब स्टूडेंट्स, इतना फटाफट कॉपी कर लिया। चलो अब देखिए बच्चों, लास्ट जो है आपका वो क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, सो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है बच्चों, देखिए मैग्नीशियम के ऊपर कितना चार्ज होता है, ग्रुप नंबर 2 में आता है मैग्नीशियम, तो ग्रुप नंबर 2 में आता है और मेटल है तो 2+। ठीक, सो Mg के ऊपर कितना आ जाएगा 2+, ये सबको पता है। और हाइड्रोक्साइड कितना होता है OH-। बच्चों जिसको नहीं याद है प्लीज याद करें, हाइड्रोक्साइड आयन क्या होता है OH-। हाइड्रोक्साइड आयन क्या होता है OH-। मैग्नीशियम आयन क्या होता है Mg2+। ठीक है, सो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे देखिए Mg और यहाँ पर 2+ और हाइड्रोक्साइड पे OH पे कितना हो गया 1-, तो 1 इधर आएगा 2 इधर जाएगा। अब ध्यान दें यहाँ बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना आपको। ठीक है, मैं यहीं पे छोटा सा करके दिखाता हूँ। Mg के नीचे तो कितना आ जाएगा 1, और ये पूरा जो OH इसको ब्रैकेट में लिखोगे पहले आप, ये ऐसे भाई पूरे OH के ऊपर क्या लगेगा होल ट्वाइस। ठीक है, तो पूरे OH के ऊपर ऐसे पूरा OH को ब्रैकेट में लिखेंगे और यहाँ पे 2 लिखेंगे, और 1 तो लिखा नहीं जाता है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों MgOH होल ट्वाइस। ओके, क्या पढ़ेंगे इसको MgOH होल ट्वाइस। ओके, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, नोट कर लीजिए। नंबर 39 पे क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है राइट डाउन द नेम्स ऑफ द कंपाउंड्स रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग फॉर्मूली। तो फॉर्मूले दिए हुए हैं आपको और आपको इसके कंपाउंड का नाम लिखना है। ठीक है, चलिए नंबर 1 आपको बच्चों दिया हुआ है Al2SO4 होल थ्राइस। ओके, Al2SO4 होल थ्राइस, तो बहुत इजी बच्चों, चेक करिए Al2SO4 होल थ्राइस ये कौन कौन से आयन से मिलकर बना है, पहले तो ये सोचो। तो ये बना हुआ है किससे, एल्युमिनियम 3+ से। एल्युमिनियम 3+ आयन, एल्युमिनियम आयन क्या होता है एल्युमिनियम 3+, और सल्फेट क्या होता है, जिसको नहीं याद है याद कर ले, SO4 2-। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, एल्युमिनियम आयन, इसको क्या बोलते हैं सल्फेट। ठीक है, ये हो गया आपका क्या एल्युमिनियम आयन, कितना चार्ज होता है इस पे 3+, और ये SO4 2-, इसको हम क्या बोलते हैं सल्फेट आयन। ओके बच्चों, तो ये हो गया। अब यहां से फॉर्मूला कैसे बना होगा सोचो, यहां पे देखिए Al पे 3+ चार्ज और सल्फेट पे कितना होगा 2-, करेक्ट। सो 2 यहां आया होगा, 3 यहां आया होगा, सो यहां से होगा Al2SO4, ये SO4 पे क्या लगेगा होल थ्राइस। ओके, ये लीजिए। ठीक, सो इसका नाम क्या पड़ेगा, कौन कौन सा आयन से मिलकर बना है एल्युमिनियम और सल्फेट से, तो नाम क्या पड़ेगा एल्युमिनियम सल्फेट, खत्म। तो इसका नाम क्या हो गया बच्चों एल्युमिनियम सल्फेट। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद पार्ट 2 में बच्चों इन्होंने हमें दिया है CaCl2। ठीक है बच्चों, तो CaCl2 कौन कौन से आयन से मिलकर बना हुआ है, कैल्शियम से और क्लोराइड से। ठीक है, अब जिसको नहीं याद है, ठीक है, वो याद आपको बच्चों इतना तो होना ही चाहिए। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं, देखिए ग्रुप नंबर 1 में जो एलिमेंट आते हैं क्या क्या, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, बस इतना काफ़ी है। पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 1 में जो एलिमेंट्स आते हैं इसमें हमेशा +1 आपको देखने को मिलेगा, याद रखिएगा। ठीक, नोट कर लो कहीं पे, याद कर लेना जिसको नहीं याद है। ठीक है, ग्रुप नंबर 1 में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आता है, Li+, Na+, K+। ठीक, इसी तरीके से ग्रुप नंबर 2 में बेटा बस आपको बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम याद करना, इतना काफ़ी है। ठीक है, बेरिलियम पे भी 2+, मैग्नीशियम पे भी 2+ और कैल्शियम पे भी 2+। ग्रुप नंबर 2 पे कितना आएगा 2+। ये थोड़ी चीज़ें आप लोग याद कर लीजिए, है ना। और ग्रुप नंबर 13 में बस एक एलिमेंट याद करना है आपको, कौन सा, एल्युमिनियम, उस पर क्या होता है 3+। ग्रुप नंबर 13 है, 3 नहीं लिखा है। ठीक है, एल्युमिनियम 3+। ठीक है, ये फटाफट आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, कहीं पे नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक है बच्चों, और आपको क्या याद करना पड़ेगा, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। ग्रुप नंबर मेरे ख्याल से आपको याद करना पड़ेगा क्या, ग्रुप नंबर 16 में आप ऑक्सीजन सल्फर देख लो, ऑक्सीजन पे होता है 2-, सल्फर पे होता है 2-, नॉन मेटल है तो उस पर माइनस साइन आएगा। ये सारे क्या है मेटल, मेटल पे क्या आएगा पॉजिटिव। ओके, थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, या तो आप हमारी प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हो, पिन कमेंट में डिटेल में पढ़ा है वहाँ पे। ठीक है ना। ग्रुप नंबर 17 में बच्चों Cl-, ठीक है, फ्लोराइड आएगा F-, ठीक है, क्लोराइड आएगा Cl-, ब्रोमाइड आएगा Br-, और आयोडाइड आएगा I-। ठीक है, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, बस इतना काफ़ी है। इतना नोट कर लीजिए फटाफट, इतनी इन्फॉर्मेशन मेरे ख्याल से सफिशिएंट रहेगी। ओके, नाउ अब देखिए कैल्शियम पे कैसा है 2+ है,
ठीक। सो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हो कैल्शियम पे 2+ होता है और क्लोराइड कहाँ है, Cl-। ठीक, ये देखिए तो Ca पे 2+ रहा होगा और क्लोराइड पे 1-। सो ये इधर आएगा, ये इधर, तो फॉर्मूला क्या बना होगा बच्चों यहाँ से Ca1 और Cl2, 1 तो लिखा नहीं जाता है, CaCl2। ठीक। सो CaCl2 कौन कौन से आयन से मिलकर बना है, कैल्शियम आयन से और क्लोराइड आयन से। तो नाम क्या पड़ेगा इसका, कैल्शियम क्लोराइड। करेक्ट, कैल्शियम क्लोराइड। उसके बाद बच्चों K2SO4 है ना, थर्ड इन्होंने हमें क्या दिया हुआ है, K2SO4। करेक्ट। अब K2SO4 बच्चों कौन कौन से आयन से मिलकर बना हुआ है, K पे कितना होता है, K ग्रुप नंबर 1 में आता है ना, पोटेशियम आयन। K+ को क्या बोलते हैं, पोटेशियम आयन। तो आप लोग देख सकते हो यहां से K+ रहा होगा और सल्फेट पे SO4, ये तो सबको याद है ना, SO4 2-। सल्फेट एक पॉलीएटॉमिक आयन है, पॉलीएटॉमिक मतलब जिसमें एक से ज्यादा एटम होते हैं, सल्फर भी है, ऑक्सीजन भी एक से ज्यादा एटम है। तो ये पॉलीएटॉमिक आयन है, ये क्या है, मोनोएटॉमिक। मोनोएटॉमिक मतलब एक ही एटम होगा, तो केवल यहाँ पे एक ही एटम है पोटेशियम का, यहाँ पे एक से ज्यादा एलिमेंट का एटम है, सल्फर भी, ऑक्सीजन। तो ये पॉलीएटॉमिक और ये मोनोएटॉमिक, ये पॉलीएटॉमिक, सॉरी ये पॉलीएटॉमिक, ये मोनोएटॉमिक। ठीक है, बहरहाल अब देखो बच्चों यहाँ से क्या हुआ होगा, K और यहाँ पे 1+ और SO4 पे क्या रहा होगा, 2-। 2 इधर गया होगा, 1 इधर गया होगा। सो क्या बना होगा, K2SO4 होल 1, और 1 तो लिखा नहीं जाता है ना, तो हम क्या लिख देंगे, सिंपली K2SO4। अब ये 1 लिखने की जरूरत नहीं, तो ब्रैकेट भी हट जाएगा। सो K2SO4 नाम क्या पड़ेगा, पोटेशियम, और ये रहा सल्फेट। ठीक, तो नाम क्या पड़ेगा, पोटेशियम सल्फेट। सो पोटेशियम सल्फेट। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से यहाँ पे कंपाउंड का नाम क्या पड़ा आपका, पोटेशियम सल्फेट। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपका 4th। ओके, KNO3 दे के रखा है इन्होंने हमें, KNO3। ठीक है बच्चों, बहुत इजी है। KNO3 के बारे में हमने पढ़ा है। KNO3 कौन कौन से आयन से मिलकर बना होगा बच्चों, K पे +1 होता है और NO3 पे क्या होता है, -1। K+ को क्या बोलते हैं, पोटेशियम, NO3- नाइट्रेट। ओके, ये पोटेशियम आयन है और ये क्या है, नाइट्रेट है। सही है। अगर आप चाहो तो फॉर्मूला भी बना सकते थे इसका, K पे +1 इधर, 1+, ठीक, और नाइट्रेट पे क्या होता है, 1-। ये 1 इधर और ये 1 इधर, तो क्या आ जाएगा, K के नीचे 1 आएगा और NO3 होल 1, इस तरीके से। और 1 तो लिखा नहीं जाता है, तो हम यहां से भी 1 हटा देंगे, यहां से भी। अब ब्रैकेट लगाने की भी कोई जरूरत नहीं है, तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला, KNO3। करेक्ट। ओके, नाम क्या पड़ेगा, पोटेशियम नाइट्रेट। सो नाम पड़ा इसका क्या, पोटेशियम नाइट्रेट। ओके, तो ये देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, पार्ट 5th देखते हैं हम लोग। CaCO3 दे दिया बच्चों उसने, क्या दे दिया, CaCO3। अब कैल्शियम कहाँ आता है, ग्रुप नंबर 2 में। कैल्शियम पे कितना चार्ज होता है, +2, है ना। और कार्बोनेट तो सबको याद होगा मेरे ख्याल से, कार्बोनेट सभी बच्चों को याद है, क्या होता है, CO3 कितना होता है कार्बोनेट पे बच्चों, CO3 2-। ओके, कार्बोनेट याद रखना बच्चों, सभी बच्चे। अगर कहीं पे SO4 2- लिखा है तो इसको हम क्या बोलते हैं, सल्फेट। ठीक है बच्चों, अगर CO3 2- की बात कर रहे हैं तो इसको क्या पढ़ेंगे, कार्बोनेट आयन है। ठीक, इसी तरीके से एक और होता है, लगे हाथ, उसको भी याद कर लीजिए बच्चों, HCO3- लिखा है तो इसको क्या पढ़ते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है, बाइकार्बोनेट आयन। ओके, सो इसके 2 नाम होते हैं, एक क्या होता है, हाइड्रोजन, यहां पे जगह थोड़ी सी कम है, आप लोग एडजस्ट करना, हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं बच्चों, और का मतलब, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, बाई कार्बोनेट आयन। करेक्ट, बाई कार्बोनेट आयन। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें याद कर लीजिए, क्या दिक्कत है। अब यहाँ कैल्शियम दिख रहा है, कार्बोनेट दिख रहा है मेरे ख्याल से ना। कैल्शियम पे बच्चों कितना होता है, 2+, कार्बोनेट पे क्या होता है, CO3 2-। आप चाहें तो फॉर्मूला भी बना सकते थे, Ca पे 2+ और CO3 पे 2-। ये वाला 2 इधर, ये वाला 2 इधर। ठीक, सो क्या होगा, Ca के नीचे 2 आएगा और कार्बोनेट CO3 का होल 2। अब बच्चों देखिए, सेम नंबर है तो हटा देते हैं, सेम नंबर है तो दोनों को हटा देंगे, यहां से 2 और 2 हटा देंगे, सो क्या बचेगा, आप इसको हटा सकते हो। ठीक, कैल्शियम कार्बोनेट, और ब्रैकेट लगाने की कोई जरूरत अब नहीं है। ठीक है, सो कौन कौन सा आयन से मिलकर बना है, कैल्शियम और कार्बोनेट से, तो नाम क्या पड़ेगा, कैल्शियम कार्बोनेट। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आइए, 6th पार्ट भी है क्या यहाँ पे,
नहीं, इतना काफ़ी है। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स, पेज नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज मेंट बाय द टर्म केमिकल फॉर्मूला। ओके, देखिए आप किसी केमिकल कंपाउंड के बारे में स्टडी कर रहे हो तो सबसे पहले आपको उसका केमिकल फॉर्मूला पता होना चाहिए। जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल आपको देता हूं बच्चों। कार्बन डाइऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला क्या है? CO2। ठीक, इसी तरीके से वाटर एक केमिकल कंपाउंड है, वाटर का फॉर्मूला क्या है? H2O। तो ये वैसे बहुत सारे बेसिक फॉर्मूले हैं जो आपको मेरे ख्याल से अच्छे तरीके से पता होंगे। इसी तरीके से कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या फॉर्मूला होता है? कार्बन, ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला ओनली C और O होता है। ठीक है ना, तो ये सब केमिकल फॉर्मूला है जो किसी केमिकल कंपाउंड के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। अब देखिए बात समझिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ाने से पहले मैं आपको एक डाउट क्लियर करना चाहता हूँ। बच्चे बोलते हैं सर केमिकल कंपाउंड है कार्बन डाइऑक्साइड तो उसका फॉर्मूला है CO2, इसका मतलब क्या होता है? देखो मैं आपको बताऊं, ये जो CO2 लिखा है दिस इज द वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का वन मॉलिक्यूल है। इसी तरीके से H2O लिखा है तो ये वाटर का वन मॉलिक्यूल है। ठीक, इसी तरीके से कार्बन मोनोऑक्साइड लिखा है तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड का वन मॉलिक्यूल है। सुन लीजिए ध्यान से, केमिकल फॉर्मूला जो होता है वो वन मॉलिक्यूल के बारे में बताता है। ठीक है, और साथ में ये भी बता देता है कि वो कौन कौन से एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। ठीक है ना, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड कौन कौन से एलिमेंट से मिलकर बना है? कार्बन और ऑक्सीजन से। वाटर कौन कौन से एलिमेंट से मिलकर बना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन और ऑक्सीजन से। अब थोड़ा सा फील करो, देखो जैसे ये बॉटल में पानी है, ये बॉटल में पानी है। ठीक है, तो पानी है तो आप बोलोगे भाई वाटर है, इसका केमिकल फॉर्मूला H2O है। तो H2O जब आपने बोल दिया तो आप उसके वन मॉलिक्यूल के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलके क्या बनाएंगे? कंपाउंड का एक सैंपल बनाएंगे। ये आपको थोड़ा सा फील रखना है। बच्चे बहुत सारे पूछते हैं सर H2 का मतलब क्या होता है? H2 का मतलब वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ओके, तो देखिए वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है, फिर एक और मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है, एक और है, एक और है, एक और, एक और है, ऐसे करते 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 बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स वाटर के पास पास आएंगे तो हमें समझ में आएगा हाँ भाई इसमें क्या है? पानी है। इस बॉटल में क्या है? पानी है। ठीक, और उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम? H2O से। ये H2 का वन मॉलिक्यूल, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलके कंपाउंड का एक सैंपल बनाएंगे। ठीक है, अब सुनो, तो ये जो फॉर्मूला है, जैसे वाटर का ही फॉर्मूला हम ले लेते हैं, तो ये फॉर्मूला आपको क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है बताइए? कि वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, देखिए ये वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हाइड्रोजन के 2 एटम से और ऑक्सीजन के 1 एटम से मिलकर बना हुआ है। चेक करिए, H के नीचे क्या लिखा है? 2, तो हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन के नीचे कुछ नहीं लिखा है, यानी कि 1 लिखा है। कुछ नहीं लिखा है तो क्या मानेंगे? 1। तो ऑक्सीजन का 1 एटम और हाइड्रोजन के 2 एटम मिलके वाटर का 1 मॉलिक्यूल बनाते हैं। और ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जब पास पास आते हैं तो कंपाउंड का सैंपल मिलता है हमें। ठीक, इसी तरीके से यहां पे आइए, कार्बन के नीचे कुछ नहीं लिखा है तो कार्बन का 1 एटम और ऑक्सीजन के 2 एटम केमिकली कंबाइन होंगे। केमिकली कंबाइन होने का मतलब है कुछ बॉन्डिंग करेंगे आपस में, इलेक्ट्रॉन वगैरह शेयर करके या इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को ट्रांसफर करके, डिपेंडिंग ऑन किस टाइप का कंपाउंड है। अगर कोवेलेंट कंपाउंड है तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई होगी, अगर आयनिक कंपाउंड है तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ होगा। ठीक है, वो सब बात की बात है, वो आप छोड़िए। आप बस इतना ध्यान दो, कार्बन और ऑक्सीजन ने कुछ इलेक्ट्रॉन का लेन देन किया होगा, कुछ या शेयरिंग करी होगी। ठीक है ना, तो ये केमिकल कंपाउंड बन के आता है। इसीलिए हम बोलते हैं कार्बन का 1 एटम और ऑक्सीजन के 2 एटम केमिकली कंबाइन हुए हैं। कौन सा शब्द का यूज करेंगे? केमिकली कंबाइन हुए हैं, केमिकली बॉन्ड या केमिकली बॉन्डेड हुए हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कुछ शेयरिंग वेयरिंग करी होगी उन्होंने। ठीक है, क्या करने के लिए? अपना ऑक्टेट या ड्यूप्लेट कंप्लीट करने के लिए। ठीक है ना, और स्टेबल हो जाएंगे कौन? कार्बन और ऑक्सीजन। अब हम ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। अब आप मोटी मोटी बात ये समझो बच्चों, क्या कि जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो आपको क्या इन्फॉर्मेशन देता है? वो आपको ये इन्फॉर्मेशन देता है। उन्होंने देखिए क्वेश्चन क्या पूछा था, व्हाट इज मेंट बाय द टर्म केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला से आप क्या समझते हो? तो केमिकल फॉर्मूला क्या बताता है? किसी कंपाउंड के केमिकल कंपोजिशन के बारे में बताता है कि भाई वो कंपाउंड कौन कौन से एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। ठीक, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बनी हुई है, वाटर हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। ठीक, इसी तरीके से ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है अगर आप देखोगे तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, यानी कि ग्लूकोज कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 3 एलिमेंट से मिलकर बना होता है। ग्लूकोज के 1 मॉलिक्यूल में कार्बन के 6 एटम, हाइड्रोजन के 12 एटम, ऑक्सीजन के 6 एटम होते हैं। बस ये सारी बेसिक चीजें। अब आइए देखते हैं एग्जाम में क्या लिखना है। ठीक है, एग्जाम में पहले आपको एक्सप्लेन करना है, फिर एक एग्जाम्पल देना है। तो लिखोगे क्या एग्जाम में? द केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड मीन्स द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड। केमिकल फॉर्मूला क्या बताता है? केमिकल फॉर्मूला किसी कंपाउंड का क्या बताता है? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बताता है। किसका?
कॉम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड देखिए जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला CO2, तो ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है किसका, हम ये बताना चाहते हैं कि कंपाउंड का केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है। कॉम्पोजिशन मतलब उसका संगठन क्या है, वो कौन कौन सी चीजों से मिलकर बना है, वो कौन कौन से एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। तो यही बात लिखी, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड मीन्स द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड। ये जो CO2 लिखा है सिंबॉलिकली ये बता रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। ठीक, बस। फ्रॉम द केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड we know the number and kinds of the atom of different element that constitutes the compound। फिर से पढ़िए, from the chemical formula of a compound, किसी कंपाउंड का जो केमिकल फॉर्मूला लिखा रहता है वो हमें क्या बताता है, we know the number and kinds of atom of different element that constitutes the compound। okay, तो जो केमिकल फॉर्मूला लिखा रहता है, ठीक है, उसको देख के हम बता सकते हैं कि वो केमिकल फॉर्मूला जिस भी कंपाउंड का है उस कंपाउंड में टाइप ऑफ एटम और नंबर ऑफ एटम आपको पता चल जाएंगे। टाइप ऑफ एटम बताइए कौन कौन से, कार्बन और ऑक्सीजन। अब नंबर ऑफ एटम, कार्बन का 1 एटम, ऑक्सीजन के 2 एटम, ठीक, मिलके कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मॉलिक्यूल बनाते हैं और ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलके कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है ना, या कंपाउंड का एक सैंपल आपके सामने आ जाएगा। ठीक, ओके। सो एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल में आप बच्चों एक एग्जाम्पल लिख सकते हो एग्जाम में, तो एग्जाम्पल में आप लिख दोगे क्या, वाटर का एग्जाम्पल। ओके, सो केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर इज H2O। अब इसको एक्सप्लेन कर दो। सबसे पहले ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कॉम्पोजिशन ऑफ अ कंपाउंड के बारे में, मतलब ये कौन कौन से एलिमेंट से मिलकर बना है। ओके, और उसके बाद कौन से एलिमेंट के कितने एटम हैं ये बताना है। तो यहां पर हमने बोला कि 2 हाइड्रोजन एटम एंड 1 ऑक्सीजन एटम, तो इसका कॉम्पोजिशन पता चल गया कि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना हुआ है। उसके बाद कितने एटम, हाइड्रोजन के 2 एटम एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। पढ़िए, 2 हाइड्रोजन एटम एंड 1 ऑक्सीजन एटम्स आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर टू फॉर्म 1 मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड वाटर। वाटर के एक मॉलिक्यूल को बनाने के लिए हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम केमिकली कंबाइन हुए होंगे। ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है हाइड्रोजन को अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करना होगा, ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होगा, स्टेबल होना होगा, इसलिए पास आए, केमिकली बॉन्डेड हो गए, कुछ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग वेयरिंग करी और वाटर का मॉलिक्यूल बनके तैयार हो गया। और ऐसे बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स का जब कलेक्शन होता है तो हमें एक कंपाउंड दिखता है, यानी कि वाटर आपको दिखेगा वहां पर। आई थिंक आपको समझ में आई होंगी चीजें। ओके, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आपको क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है पेज नंबर 39 में, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन H2S मॉलिक्यूल एंड फॉस्फेट आयन। ओके, तो हाउ मेनी एटम्स उन्होंने पूछा है, तो पहले हम बताएंगे टोटल एटम कितने हैं, फिर हम टाइप ऑफ एटम बता देंगे। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, सभी को आता होगा। पार्ट 1 H2S हाइड्रोजन सल्फाइड मॉलिक्यूल में, तो बच्चों टोटल एटम कितने हैं, 3 हैं। कैसे चेक करो, H के नीचे 2 लिखा है यानी कि 2 हाइड्रोजन का एटम है, और S के नीचे कुछ नहीं लिखा है, S का मतलब सल्फर है ना। सो सल्फर के नीचे जब कुछ नहीं लिखा है तो 1 मानते हैं, कहीं पे कुछ नहीं लिखा है तो क्या मानेंगे, 1। तो 2 + 1 टोटल कितने एटम हो गए, 3 एटम्स, यानी कि टोटल 3 एटम्स से हाइड्रोजन सल्फाइड का मॉलिक्यूल बना होगा, जिसमें से 2 एटम्स होंगे हाइड्रोजन के और 1 एटम होगा किसका, सल्फर का। तो बच्चों हमने आंसर लिखा, टोटल 3 एटम्स आर प्रेजेंट, फिर कॉलन लगा के हमने लिखा, बताना पड़ेगा ना एग्जाम में, 2 ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 ऑफ सल्फर। ठीक है, बहुत ईजी है। नेक्स्ट बच्चों, पार्ट 2 फॉस्फेट आयन दिया है, PO4 3-। देखो यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, आपको यहाँ पे जो चार्ज लगा हुआ है ऊपर, इसको नहीं देखना है, इसको मत देखो आप, 3- चार्ज मत देखो। ठीक है, आप बस देखो कौन कौन सा एलिमेंट है, फॉस्फोरस है, ऑक्सीजन है। फॉस्फोरस के नीचे कुछ नहीं लिखा है यानी कि 1, ऑक्सीजन के नीचे 4, यानी कि फॉस्फोरस का 1 एटम है और ऑक्सीजन के 4 है। करेक्ट, तो टोटल कितने एटम हो गए, 5 एटम, जिसमें से 1 फॉस्फोरस का है और 4 ऑक्सीजन के। बस, तो बच्चों आंसर हमने क्या लिखा है यहाँ पर, टोटल 5 एटम्स आर प्रेजेंट, और आगे बता दिया 1 ऑफ फॉस्फोरस एंड 4 ऑफ ऑक्सीजन। ओके, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 3.1 देखिए बच्चों, एनसीईआरटी में एग्जाम्पल नंबर 3.1 देखिए, पेज नंबर 39 पे कह रहा है कैलकुलेट द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। ओके, तो पार्ट ए में आपको रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास निकालना है, किसका, वाटर का। रिलेटिव शब्द का यूज क्यों किया है वो भी मैं आपको बताऊंगा, सुनो ध्यान से। H2O का हमें सिंपल शब्दों में बोले तो मॉलिक्यूलर मास निकालना है। ठीक, मॉलिक्यूल का मास निकालना है। अब एटम हो और चाहे मॉलिक्यूल हो, उसका मास हम निकालते हैं तो कौन से, उसका यूनिट क्या होता है, AMU, एटॉमिक मास यूनिट, जिसको हमने आपको बताया था एटॉमिक मास यूनिट को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, U लिखते हैं। ठीक, ओके। अब देखिए यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैं आपको बताता हूँ, हाइड्रोजन का जो सिंबल होता है बच्चों 1H1 क्या होता है,
1H1 ये ऑर्डिनरी हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के भी 3 आइसोटोप होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, तो उसमें नहीं जाना, ऑर्डिनरी हाइड्रोजन है। एक साधारण हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है? 1H1। नीचे जो लिखा रहता है वो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर होता है। ऊपर जो लिखा होता है बच्चों ये क्या होता है? एटॉमिक, ये क्या होता है? मास नंबर होता है। क्या होता है? मास नंबर होता है। और मास नंबर जितना होता है, ठीक है, मास नंबर का जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है वही एटॉमिक मास के इक्वल होता है। बात समझो, मास नंबर जो ऊपर लिखा होगा बच्चों, उसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब जो नंबर लिखा है, क्या नंबर लिखा है? 1, उसको लिख के U लगा दो बस आप। तो एटॉमिक मास हाइड्रोजन का कितना हो गया? 1U। तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है बच्चों, नीचे क्या लिखा रहता है? एटॉमिक नंबर, ऊपर क्या लिखा रहता है? मास नंबर। और मास नंबर जो होता है उस नंबर को कॉपी करके उसके पीछे क्या लिख दो? U लिख दो, तो वो एटॉमिक मास आ जाएगा आपका। ठीक, ओके। तो यहां पे मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि एग्जाम में आपको कम से कम एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में जितने क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसके एटॉमिक मास आपको याद होने चाहिए, शायद एग्जाम में ना दें। ठीक है, तो हाइड्रोजन के बारे में बात कर ली, अब ऑक्सीजन के बारे में। तो बच्चों देखिए, ऑक्सीजन का सिंबल होता है, मैं आपको बताऊं, ये O लिखा रहता है, नीचे लिखा रहता है बच्चों कितना? 8, और ऊपर लिखा रहता है क्या? 16। तो 8 तो क्या हो गया इसका? एटॉमिक नंबर। 8 तो क्या हो गया? एटॉमिक नंबर। और ऊपर क्या लिखा होता है बच्चों? मास नंबर, है ना? तो इसका मास नंबर ऑक्सीजन का कितना हो गया? 16। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? ऑक्सीजन का बच्चों एटॉमिक मास कितना होगा बताइए? कुछ नहीं करना है, मास नंबर का न्यूमेरिकल वैल्यू लेके उसके पीछे क्या लगा देंगे? U। तो ऑक्सीजन का क्या आ गया? एटॉमिक मास आ गया। ठीक, बस अब कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात बताओ बच्चों, ये मॉलिक्यूल है, ठीक, इस मॉलिक्यूल का मास निकालना है, यानी कि मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो मॉलिक्यूल का मास किसके कारण होगा? एटम के कारण। तो जितने एटम हो सबके मास को ऐड कर दो, मॉलिक्यूल का मास आ जाएगा। बहुत ईजी। हाँ बताइए, यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने एटम है? 2। तो 2 इंटू क्या करेंगे? 1 हाइड्रोजन एटम का मास कितना होता है? 1U। तो 2 हाइड्रोजन एटम का मास कितना हो जाएगा? 2 इंटू 1U। सही बात है कि नहीं भाई? 2 हाइड्रोजन के एटम है और 1 हाइड्रोजन एटम का मास कितना होता है? 1U। तो 2 का कितना होगा? 2 इंटू 1U करेंगे। अब प्लस कितने ऑक्सीजन दिख रहे हैं बताइए? ओनली 1। भाई ये ऑक्सीजन के नीचे कोई नंबर नहीं लिखा है, मतलब क्या लिखा है? 1। तो ऑक्सीजन का 1 एटम है, यानी कि 1 इंटू, और ऑक्सीजन के 1 एटम का मास कितना होता है? 16U। ठीक, तो 1 इंटू 16U कर देंगे। ठीक, ऐड करिए, 2 इंटू 1 2U प्लस 1 इंटू 16 16U, 16 प्लस 2U कितना आ जाएगा बच्चों? 18U। अब मेरी बात ध्यान सुनो, उसने बोला था रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास निकालो। इसका ये मतलब है कि ये एब्सोल्यूट मास नहीं है। वाटर का एब्सोल्यूट मास किसी को नहीं पता। हमने इसको कंपेयर किया किससे? कार्बन 12 के 1 एटम के 1/12 पार्ट से। अरे भाई बच्चों, 1U का क्या मतलब होता है? 1U इज इक्वल टू व्हाट? 1/12 ऑफ द कार्बन 12 एटम, यानी कि कार्बन 12 के एटम के 1/12 पार्ट का जो मास होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? 1U। ठीक, और ये हमारा कितना आया? 18U। इसका मतलब वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो, भाई चेक करो ना, 1U के कंपैरिजन में 18U कितने टाइम्स है? 18 टाइम्स। और 1U किसके इक्वल होता है? 1/12 ऑफ द कार्बन 12 एटम। ठीक, इसका मतलब ये है कि वाटर का जो मॉलिक्यूल है, वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो कार्बन 12 के एक एटम के 1/12 पार्ट से 18 टाइम्स हैवी है। इसलिए आपकी बुक में उन्होंने कौन सा शब्द यूज किया? रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। रिलेटिव मतलब किससे कंपेयर करा रहे हैं? कार्बन 12 के एक एटम के 1/12 पार्ट से कितना गुना भारी है? कौन? वाटर का मॉलिक्यूल। ये निकालना था, 18 टाइम्स हैवी। ठीक, नाउ पार्ट बी देखते हैं। पार्ट बी में बच्चों क्या बोला उसने? कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3 नाइट्रिक एसिड। HNO3, ओके, नाइट्रिक एसिड। नाउ स्टूडेंट्स, HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड। तो हाइड्रोजन का सिंबल पता है आप लोग को, ऑक्सीजन का पता है। आइए नाइट्रोजन का बताते हैं आपको। तो नाइट्रोजन में बच्चों नीचे लिखा होता है 7, ऊपर लिखा होता है 14। ठीक, तो ये तो हो गया आपका क्या? एटॉमिक नंबर। और ऊपर क्या हो गया? मास नंबर। और मास नंबर का जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा वही क्या होगा? एटॉमिक मास। तो नाइट्रोजन के एक एटम का मास कितना होता है? 14U। ठीक, चलिए यहां पे आइए, हाइड्रोजन के कितने एटम है बच्चों? 1। सो 1 इंटू 1U, क्योंकि हाइड्रोजन के एक एटम का मास 1U होता है। उधर देखो, प्लस फिर नाइट्रोजन के कितने एटम है? यहां कुछ नहीं लिखा है, मतलब 1। सो 1, और नाइट्रोजन के एक एटम का मास कितना होता है? 14U। सो 14U, और प्लस ऑक्सीजन के कितने एटम है? 3।
3 इंटू ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना होता है 16, सो 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के कितने एटम है 3 एटम है, ठीक है। तो हाइड्रोजन का 1 एटम, नाइट्रोजन का 1 एटम और ऑक्सीजन के 3 एटम, इन्हीं सारे एटम्स की वजह से तो नाइट्रिक एसिड का मॉलिक्यूल बना होगा। तो मॉलिक्यूल का मास इन सभी एटम की वजह से आएगा। तो सभी एटम का मास निकाल के हमने क्या करा, ऐड कर दिया। ओके, सो 1 इंटू 1 1U प्लस 1 इंटू 14 14U और प्लस 3 इंटू 16 48U, ठीक। नो 14 प्लस 1 कितना होता है बच्चों 15, 15 प्लस 45 कितना हो जाएगा 63। हाँ चेक करिए 48 और प्लस 15, 8 प्लस 5 13, 1 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6 63U। सो कितना आ जाएगा यहाँ से 63U। इसका मतलब क्या है? इसका ये मतलब है कि नाइट्रिक एसिड का 1 मॉलिक्यूल कार्बन 12 के 1/12 पार्ट से 63 टाइम्स क्या है, हैवी है। ओके, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि हम रिलेट कर रहे हैं, हम कंपेयर कर रहे हैं किससे, कार्बन 12 के 1 एटम के 1/12 पार्ट से। ओके, नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 3.2 देखिए, ये एनसीईआरटी पेज नंबर 40 पे आपको मिलेगा। इसको हम आपको बताते हैं। इन्होंने बोला हुआ है क्वेश्चन, अगर आप देखोगे, कैलकुलेट द फॉर्मूला यूनिट मास। क्या निकालना है आपको? कैलकुलेट द फॉर्मूला यूनिट मास। देखो बच्चों, फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। देखिए बच्चों, जैसे मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं वैसे ही फॉर्मूला यूनिट मास निकालते हैं, कोई डिफरेंस नहीं, बस शब्द अलग यूज करते हैं हम। फॉर्मूला यूनिट मास क्यों? क्योंकि जब आपका कंपाउंड आयन से बना होता है, जब आपका कंपाउंड किससे बना होता है, आयन से बना होता है, यानी कि जब आपका कंपाउंड आयनिक कंपाउंड होता है, तो हम मॉलिक्यूलर मास शब्द का यूज ना करके क्या बोलते हैं, फॉर्मूला यूनिट मास बोलते हैं। और तरीका सेम है, जैसे हम मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं वैसे ही फॉर्मूला यूनिट मास निकालेंगे, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक। सो अगर आप देखोगे तो कैल्शियम क्लोराइड कौन कौन से आयन से मिलकर बना है, कैल्शियम 2+ आयन और Cl- से आता है ना बनाना, Ca2+ चार्ज और क्लोराइड पे 1- 1 इधर गया होगा, 2 इधर गया होगा। सो Ca1 और Cl2, 1 तो लिखा नहीं जाता है, तो CaCl2। अब आपको फील आया होगा कि कैल्शियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड है। कैटायन कौन है, कैल्शियम आयन, एनायन कौन है, क्लोराइड। तो आयनिक कंपाउंड के लिए कौन सा शब्द यूज करते हैं, फॉर्मूला यूनिट मास। अब आइए कैलकुलेट करके आपको दिखाते हैं, ठीक। उसके पहले ये बस जस्ट आपको मैंने बताया था कि ये एक आयनिक कंपाउंड है, ठीक है। चलो बच्चों, कैल्शियम का सिंबल क्या होता है, नीचे 20 ऊपर क्या लिखा रहता है 40। ये क्या है, एटॉमिक नंबर होता है, और ऊपर क्या लिखा हुआ है, मास नंबर लिखा हुआ है, मास नंबर। और बच्चों, मास नंबर का जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है वही एटॉमिक मास के इक्वल होता है। सो यानी कि सुन लो ध्यान से, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये एटॉमिक मास है, मैं बोल रहा हूं मास नंबर का जो न्यूमेरिकल वैल्यू लिखा है वही एटॉमिक मास है, ठीक है। सो एटॉमिक मास कितना है 40, और आगे क्या लगा दिया हमने, U, क्योंकि एटॉमिक मास का यूनिट क्या होता है, U, ठीक है। अब बच्चों क्लोरीन के बारे में देखिए, क्लोरीन बड़ा मजेदार है। एक होता है क्लोरीन 35 और एक होता है क्लोरीन 37, ये देखिए, ठीक। क्लोरीन 35, एक होता है क्लोरीन 37। ये क्लोरीन के आइसोटोप है। आइसोटोप क्या होता है, जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो, मतलब एलिमेंट ऑफ द सेम एटम, एलिमेंट ऑफ द सेम एटम। चेक करो, ये भी क्लोरीन है, ये भी क्लोरीन है, सेम एलिमेंट के एटम है, ठीक। एटॉमिक नंबर सेम होता है बट मास नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है, बस ये आइसोटोप है। तो बच्चों, हम यहां पर कौन सा मास लें, 35 की 37? तो जवाब है ना तो 35 लेंगे ना तो 37। बच्चों, यहां हम लेते हैं क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास। क्या लेते हैं, एवरेज एटॉमिक मास। और एवरेज एटॉमिक मास होता है क्लोरीन का, सभी लोग याद कर लें आज के बाद, एवरेज एटॉमिक मास होता है बच्चों कितना, 35.5 क्या, U, 35.5 U होता है एवरेज एटॉमिक मास किसका, क्लोरीन का, ठीक है। तो आपको जब भी क्लोरीन कहीं पे दिखाई पड़े किसी कंपाउंड में, तो आपको उसका एटॉमिक मास कितना लेना है, ना तो 37 लेना है ना 35, आपको एवरेज एटॉमिक मास लेना है, जो कि कितना होता है 35.5। देखिए बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, अभी के लिए आप याद कर लो। बाकी अगर आप बहुत डिटेल में लेक्चर्स देखना चाहते हैं, पिन कमेंट में चैप्टर दिया हुआ है, जाके पढ़िए, उसमें 21 to 22 लेक्चर्स होंगे। ओके, सब बताया है कि ये कैसे निकालते हैं। अभी तो बहरहाल हमने आपको बस ये बता दिया कि एवरेज एटॉमिक मास आप क्लोरीन का यूज़ कर लो, ठीक है। अब आइए सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, यहाँ क्लोरीन कैल्शियम के कितने एटम दिख रहे हैं आपको, 1। तो 1 इंटू क्या करेंगे, कैल्शियम का कितना होता है एटॉमिक मास 40 U, और प्लस क्लोरीन के नीचे कितना लिखा है बच्चों, 2। भाई कैल्शियम के नीचे कुछ नहीं लिखा है, यानी कि 1, तो 1 इंटू 40, और क्लोरीन के नीचे 2, यानी कि 2 इंटू क्लोरीन का कितना बताया मैंने आपको, 35.5। ओके, सो 35.5 U। सॉल्व करिए,
1 इंटू 40 कितना होता है 40 U, U जरूर लिखना बच्चों, है ना, U का मतलब एटॉमिक मास यूनिट। ओके, 2 इंटू 35.5 कितना होगा 70.0 यानी कि 70। ठीक, 70 प्लस 40 कितना होता है 110 U। सो योर फाइनल आंसर इज व्हाट 100, नॉट 102, कुछ यहाँ पे गलती आ गई, आई एम वेरी सॉरी। 2 इंटू 35.5 बच्चों 71 होगा, है ना, 35 समझ गया था मैं, आई एम वेरी सॉरी। 71.0 यानी कि 71 प्लस 40 कितना हो जाएगा 1 और 111 U। ओके, 111 U, 111 U। ओके, सो द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इज 111 U। ओके, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, पेज नंबर 40 ओपन करिए। क्वेश्चन नंबर 1 एनसीईआरटी में, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। ओके, कुछ मॉलिक्यूल्स आपको दिए हैं, ठीक है, और इन सारे मॉलिक्यूल्स का आपको इन सारे मॉलिक्यूल्स का बच्चों आपको क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर मास निकालना है। करेक्ट, मैं कैमरे में देख रहा था थोड़ा सा क्लियर आ रहा है कि नहीं। ओके, नाउ फर्स्ट हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स आपको दिख रहे होंगे, पहले मैं उनके सिंबल आपको बता देता हूँ। ठीक, तो हाइड्रोजन के जो सिंबल होता है बच्चों, होता है 1H1। ठीक, 1H1। ठीक, नीचे जो लिखा होता है बच्चों यहाँ पर, वो होता है एटॉमिक नंबर। क्या होता है, एटॉमिक नंबर। ऊपर जो लिखा होता है वो क्या होता है, मास नंबर। ठीक है बच्चों, और मास नंबर जो होता है, उसी मास नंबर का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है, एटॉमिक मास होता है। सुन लो ध्यान से, मैंने क्या बोला, अगर हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कोई पूछे, यानी कि हाइड्रोजन का एटम का अगर कोई मास पूछे, तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होगा वो कितना होगा, ऊपर वाला नंबर देखो और उसके आगे U लगा दो, बस मास नंबर के आगे U लगा दो। यानी कि एटॉमिक मास क्या होता है, मास नंबर का ही जो न्यूमेरिकल, मास नंबर की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वही एटॉमिक मास होता है। ठीक, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मास नंबर एटॉमिक मास होता है। अगर कोई टीचर देख रहा हो तो मास नंबर एटॉमिक मास होता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। मास नंबर का जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है वही एटॉमिक मास होता है। ठीक, अप्रॉक्स में। तो 1 U हो गया। और कौन सा एलिमेंट दिख रहा है पहले फटाफट देख लेते हैं, ऑक्सीजन। ठीक, सो बच्चों ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8 और मास नंबर कितना होता है 16। ठीक, तो उसका एटॉमिक मास कितना होगा 16 U। पहचान जाओगे, मैं लिख नहीं रहा हूँ। कार्बन का बच्चों, कार्बन का नीचे 6 होता है, ऊपर क्या होता है 12। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं ना। सो यहाँ से देख लो, नीचे 6 ऊपर 12। आपको किससे मतलब है, 12 से। ठीक है, तो कार्बन का एटॉमिक मास 12 U हो जाएगा। ठीक, उसके बाद क्लोरीन Cl2, क्लोरीन का मॉलिक्यूल है। क्लोरीन के एटम के बारे में मैंने आपको पढ़ा है, सुन लो। क्लोरीन के 2 तरीके के एटम होते हैं बच्चों, एक होता है क्लोरीन 35 और एक होता है क्लोरीन 37। ये दोनों एक दूसरे के आइसोटोप है ना। आइसोटोप क्या होते हैं, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक मास या डिफरेंट मास नंबर। तो एटॉमिक नंबर दोनों के सेम है, मास नंबर डिफरेंट है, तो दोनों एक दूसरे के आइसोटोप है। तो अब सवाल ये है कि हम 35 लें एटॉमिक मास या 37 लें। तो जवाब ये है कि क्लोरीन के केस में, या जब आइसोटोप्स होते हैं तो उसके केस में, या क्लोरीन के केस में खासकर आप याद रखिएगा, हम ना तो 35 लेंगे ना तो 37, हम दोनों का एवरेज एटॉमिक मास लेंगे। क्या लेंगे, एवरेज एटॉमिक मास। तो याद रखिएगा क्लोरीन का जब भी आए, ठीक है, सो एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन हमेशा कितना रखना है आपको 35.5। याद कर लीजिए, 35.5 लेना है क्लोरीन का। और कौन सा एलिमेंट दिखाई पड़ रहा है बच्चों, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया और नाइट्रोजन। ठीक, सो नाइट्रोजन का मेरे ख्याल से याद होगा बच्चों को सभी को, नीचे 7 ऊपर 14। सो एटॉमिक मास कितना लेंगे 14 U। ओके, उसके बाद बस हो गया सारा। ठीक, अब सुनो, पहले मैं एक काम करता हूँ ना, मैं मॉलिक्यूल्स के नाम लिख देता हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे पूछते हैं सर नेमिंग बता दीजिए, नाम बता दीजिए, है ना। सो बच्चों ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है। ठीक, मॉलिक्यूल है, क्या है, मॉलिक्यूल है, एटम नहीं है। ठीक है ना, ये है हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन का 1 मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन के 2 एटम से मिलकर बना है। ठीक है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, नाम लिख देता हूँ पहले, है ना। फिर ये क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, क्लोरीन का एटम नहीं है, सुन लो, क्लोरीन का मॉलिक्यूल है ये कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ये है मीथेन का मॉलिक्यूल, CH4 क्या होता है, मीथेन। C2H6 क्या होता है, ईथेन। ठीक, ये क्लास 10th में आप पढ़ोगे। C2H4 क्या होता है, इथीन। ये इथेन है, C2H6 इथेन है और C2H4 क्या, इथीन, इन। ओके, नाउ यहाँ पे NH3 क्या होता है, अमोनिया। ओके बच्चों, NH3 क्या होता है, अमोनिया। और CH3OH क्या है, मीथेनॉल। क्या है ये, मीथेनॉल। तो ये तो नेमिंग करी, आपको क्या नाम आने चाहिए,
बहुत सारे बच्चे पूछते हैं इसलिए मैंने बता दिया बच्चों, ठीक है। नाम याद कर लो तो अच्छी बात है, ना करो तब भी अच्छी बात है, याद कर लो। नेमिंग आता है आपकी जनरल नॉलेज के लिए। अब आइए सवाल करते हैं बच्चों, बहुत इजी है, चेक करो। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा? हाइड्रोजन के कितने एटम है? 2। सो 2 इंटू हाइड्रोजन के 1 एटम का मास कितना होता है? 1। तो 2 एटम का मास कितना होगा? 2। 2 इंटू 1 यानी कि 2 1 और साथ में यू, 2u। यू क्या होता है? यू का मतलब एटॉमिक मास यूनिट या फिर यूनिफाइड मास, ओके। बच्चों ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल कितने एटम से मिलकर बना हुआ है? 2। तो 1 ऑक्सीजन के एटम का मास कितना होता है? 16। तो 2 ऑक्सीजन के एटम का मास कितना होगा? यहाँ 2 लिखा है ना, सो 2 इंटू क्या कर देंगे? 16। 2 इंटू 16 कितना हो जाएगा? 32u। उसके बाद क्लोरीन का बच्चों, क्लोरीन में मैंने आपको बताया है क्लोरीन का मॉलिक्यूल है ये Cl2। तो क्लोरीन का मॉलिक्यूल क्लोरीन के कितने एटम से मिलकर बना है? 2। सो 2 इंटू क्या करेंगे? 35.5 कितना आ जाएगा? 71.0 यानी कि 71u, ओके। नाउ कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों, कार्बन कितना है? यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है कार्बन के नीचे, तो 1। तो 1 कार्बन का एटम है यानी कि 1 तो हो गया कार्बन का एटम, और कार्बन के एटम का मास कितना होता है? चेक करो, 12। सो 1 इंटू 12u और प्लस ऑक्सीजन के 2 एटम है, चेक करो, ऑक्सीजन के नीचे 2 लिखा है, सो 2 इंटू क्या करेंगे? ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16u। 1 इंटू 12 बच्चों 12 और 16 इंटू 2 कितना होता है? 12 इंटू 1 12, 16 2 32। आंसर कितना आ गया? 44u। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया? 44u। मीथेन का बच्चों चेक करो, मीथेन में कार्बन का 1 एटम है ना, यानी कि 1 इंटू 12 और प्लस भाई कार्बन का कितना होता है एटॉमिक मास? 12। सो 1 इंटू 12u और प्लस हाइड्रोजन के कितने एटम है? 4। तो 4 इंटू और हाइड्रोजन के 1 एटम का मास कितना होता है? 1u। तो 4 एटम का मास कितना होगा? 4 इंटू 1u। सो फाइनल आंसर 12 इंटू 1 कितना आ जाएगा? 12u और प्लस 4 इंटू 1 4u, 12 प्लस 4 कितना आ जाएगा बच्चों? 16u, ठीक। सो मीथेन का आ गया 16u। इथेन का मैं डायरेक्ट कर दूं, समझ जाओगे आप लोग। कार्बन कितना है बच्चों? 2। सो 2 इंटू क्या करेंगे? 12, क्योंकि कार्बन के एक एटम का मास 12u, तो 2 एटम का मास 2 इंटू 12 और प्लस हाइड्रोजन के एक एटम का मास 1u, तो 6 एटम का मास 6 इंटू 1u, तो कितना हो जाएगा? चेक करिए, 2 इंटू 12 कितना होता है? 24u और प्लस 6 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 6u। तो कितना हो जाएगा यहाँ से बच्चों? 24 प्लस 6 कितना होता है? 30u, करेक्ट। तो इथेन का आ गया 30u। फिर इथीन का देखिए, 2 इंटू 12 करेंगे क्योंकि कार्बन कितने? 2, हाइड्रोजन कितने? 4, तो प्लस 4 इंटू हाइड्रोजन के 1 एटम का मास 1, 4 एटम का मास 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 2 इंटू 12 24 और 4 इंटू 1 4। सो कितना आ गया बच्चों यहाँ पे? कितना हो गया स्टूडेंट्स? 28u, ओके। u लिखना मत भूलना, u का मतलब एटॉमिक मास यूनिट या फिर यूनिफाइड मास, ओके। नाउ अमोनिया का, ठीक है बच्चों। तो अमोनिया का मैं कहीं पे कैलकुलेट कर दूं। नाम लिख लिया आप लोगों ने? नाम लिख लिया है? इसको मैं रब कर सकता हूं, नेमिंग कर लिए। चलो, नेमिंग आपको एग्जाम में नहीं करनी है ना, मैं जस्ट आपको बता रहा हूं कि भाई NH3 का मतलब अमोनिया का मॉलिक्यूल, ओके। नाउ नाइट्रोजन के कितने एटम है बच्चों? 1। सो 1 इंटू नाइट्रोजन का मास कितना होता है एटॉमिक मास? 14। सो 1 इंटू 14u और प्लस हाइड्रोजन के कितने एटम है? 3। सो 3 इंटू और हाइड्रोजन के 1 एटम का मास कितना होता है? 1u। सो 3 इंटू 1u। आंसर कितना आएगा बच्चों? 14 इंटू 1 14 और प्लस 3 इंटू 1 3, 14 प्लस 3 17u। नाउ मीथेनॉल, मीथेनॉल का बच्चों कैसे निकालेंगे? कार्बन कितना है? 1 है, सो 1 इंटू 12 प्लस, ध्यान दें एक बात वेरी इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूं, टोटल हाइड्रोजन कितने हैं बच्चों यहाँ पर? 4 हैं, 3 नहीं है, 4 हैं, चेक करिए। 3 तो यहाँ है और 1 यहाँ है, 3 प्लस 1 कितने हो गए? 4। नहीं समझ आई? हाइड्रोजन कितने हैं? 4 है भाई। 3 तो यहाँ पे लिखा है और यहाँ कुछ नहीं लिखा है, यानी कि 1 लिखा है, तो 3 प्लस 1 कितने हो गए? 4, यानी कि 4 इंटू हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। अब बचा क्या? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के नीचे कुछ नहीं लिखा है, यानी कि 1, सो प्लस 1 इंटू ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। ये लीजिए आंसर कितना आएगा? 12, 1 ज़ा 12 प्लस 4 इंटू 1 4 प्लस 16 इंटू 1 16। बच्चों ऐड करिए, 16 प्लस 4 कितना होता है? 20 और 20 प्लस 12 कितना होता है? 32। सो कितना आ गया? 32u, ओके। सो मीथेनॉल का कितना हो जाएगा? 32u, ओके। नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स पेज नंबर 40 पे
क्वेश्चन नंबर 2 देखिए एनसीईआरटी में, कैलकुलेट द फॉर्मूला यूनिट मासेस। ओके, तो इस बार इसने क्या पूछा आपको, शब्द का यूज किया है क्या, फॉर्मूला यूनिट मासेस। ऐसा एक एग्जांपल मैं आपको करा चुका हूं, ऑफ द फॉलोइंग। ओके, तो फॉर्मूला यूनिट मासेस निकालने। बच्चों देखिए परेशान नहीं होना है आपको, जैसे मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं वैसे ही फॉर्मूला यूनिट मास निकालते हैं। बस फॉर्मूला यूनिट मास शब्द का यूज हम कहां करते हैं, जब हमारे पास कैसे कंपाउंड होते हैं, आयनिक कंपाउंड। कैसे कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड मतलब जो कि आयन से मिलकर बने हो, जैसे कि जिंक ऑक्साइड कौन कौन सा आयन से मिलकर बना है आपको पता है, Zn2+ से और O2-। Zn2+ क्या है, जिंक आयन, O2- क्या है, ऑक्साइड आयन। ये कौन सा आयन है, जिंक आयन, और ये कौन सा है, ऑक्साइड आयन। ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड है। तो आयनिक कंपाउंड के लिए वो कौन से शब्द का यूज करेंगे, इसका फॉर्मूला यूनिट निकाल के दिखाओ, बस और कोई बात नहीं। निकालेंगे वैसे ही जैसे मॉलिक्यूलर मास निकालते थे। ठीक है, Na2O मतलब कि क्या, आपको पता है Na पे होता है +1 और O पे होता है 2-। ठीक, सो सोडियम और ऑक्साइड आयन से मिलके बना है, सोडियम ऑक्साइड, ये भी आयनिक कंपाउंड है। थर्ड वाला देखिए, पोटेशियम कार्बोनेट, K2CO3 क्या होता है, पोटेशियम कार्बोनेट। ओके, और कोई मॉलिक्यूल और कोई इसमें तो बच्चों फॉर्मूला यूनिट नहीं दिया हुआ है, नहीं। K2, K के ऊपर +1 होता है और CO3 2-। ये पोटेशियम आयन है, ये क्या है, कार्बोनेट आयन है, ये भी आयनिक कंपाउंड है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कराने से पहले एक बात और बताना चाहता हूं बच्चों, जितने तरीके के एलिमेंट आपको यहां पर दिखाई पड़ रहे हैं सबके सिंबल मैं आपको बताना चाहता हूं। जिंक का सिंबल होता है, देखिए बच्चों, नीचे 30 लिखा रहता है, ऊपर लिखा रहता है 65। ये नीचे क्या है, नीचे जो लिखा रहता है वो होता है एटॉमिक नंबर। क्या होता है, एटॉमिक नंबर। ऊपर जो लिखा होता है वो क्या होता है, मास नंबर। और ध्यान से सुनिए, मास नंबर का जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है वही एटॉमिक मास होता है। ठीक, क्या मैं बोल रहा हूं, मास नंबर का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वही एटॉमिक मास है। मतलब जिंक का एटॉमिक मास कितना होगा, एटॉमिक मास कितना होगा जिंक का, 65U। ठीक है, याद रखिएगा। ओके, वैसे तो आपको क्वेश्चन में गिवन है हर एक एटम का मास, एटॉमिक मास सबका गिवन है, लेकिन ध्यान दें एग्जाम में क्वेश्चन को डिफिकल्ट करने के लिए आपके जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन आएंगे वही, या एग्जाम्पलर से आएंगे, लेकिन एटॉमिक मास कभी कभी नहीं दिया रहता है, बहुत सारे स्कूल्स में मैंने देखा है। इसलिए आप जितने आपके एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में कम से कम वो तो याद कर लो। ठीक, फिर मैं सोडियम के बारे में बता दूं आपको। सो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है और मास नंबर 23। तो सोडियम का एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, 23 के पीछे क्या लगा देंगे, U, 23U। U का मतलब एटॉमिक मास यूनिट। ओके, और फिर मैं आपको सिंबल बताता हूँ पोटेशियम का। पोटेशियम में नीचे लिखा होता है 19, ऊपर लिखा होता है 39। ये एटॉमिक नंबर है, इससे हमें मतलब नहीं है अभी। एटॉमिक नंबर का यूज कब करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करने के लिए, लेकिन अभी हमें क्या निकालना है, फॉर्मूला यूनिट मास या मॉलिक्यूलर मास। तो हम एटॉमिक मास का यूज करें, मतलब मास नंबर के पीछे हम क्या लगा देंगे, U। तो मास नंबर जो होता है उसी का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है, एटॉमिक मास। तो पोटेशियम का एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, 39U गिवन है। मैं आपको इसलिए लिख के दिखा रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए, क्योंकि क्वेश्चन तो हो जाएगा बट एटॉमिक मास याद नहीं आया और उन्होंने एग्जाम में नहीं दिया तो आप प्रॉब्लम में आ जाओगे। ठीक, नाउ कार्बन का बच्चों होता है, नीचे 6 लिखा होता है, ऊपर 12। तो कार्बन का एटॉमिक मास 12U। ऑक्सीजन का बच्चों नीचे होता है, ऑक्सीजन का इन्होंने बच्चे क्या कितना दे रखा है, 16 होना चाहिए, है ना। नीचे 8 है, ये एटॉमिक नंबर है, ऊपर 16 है, ये क्या है, एटॉमिक सॉरी ये मास नंबर है। मास नंबर के पीछे क्या लगा देंगे, U, तो एटॉमिक मास बन जाएगा। अब हो जाएगा, आइए जिंक ऑक्साइड, जिंक के कितने एटम है, 1। ऑक्सीजन कितने हैं, 1। तो 1 इंटू जिंक का एटॉमिक मास, जिंक का कितना होता है 65U, तो 1 इंटू 65U प्लस ऑक्सीजन का 1 है एटम, तो 1 इंटू ऑक्सीजन का कितना होता है 16U। सॉल्व करिए, 65 इंटू 1 65 और प्लस 16 इंटू 1 कितना होता है 16। ओके, सो ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, ऐड करिए 6 + 5 11, 1 जाएगा, 1 + 1 2 प्लस 81U। ओके, तो डाउट है बताइए 81U। U का मतलब यूनिफाइड मास या फिर एटॉमिक मास यूनिट। ओके, नाउ Na2O। ठीक है, सो 2 देखो बच्चों, सोडियम के 2 एटम दिखाई पड़ रहे हैं, सो 2 इंटू Na का कितना होता है एटॉमिक मास सोडियम का 23, सो 2 इंटू 23U और प्लस ऑक्सीजन का 1 एटम है, भाई कुछ नहीं लिखा है तो 1 मानेंगे, है ना। सो 1 इंटू ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16
U। तो कितना आ जाएगा 16 इंटू 1 16 और 23 इंटू 2 46। 46 प्लस 16 कितना होता है 46 और प्लस 16 कितना होता है 6 प्लस 6 12 1 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6 62 U। ओके सो कितना आ गया 62 U आ गया किसका सोडियम ऑक्साइड का। नाउ पोटेशियम कार्बोनेट का K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट। पोटेशियम के कितने एटम है 2 सो 2 इंटू पोटेशियम का कितना होता है 39 U। पोटेशियम का एटॉमिक मास 39 U प्लस कार्बन कितना है बच्चों 1 है सो क्या करेंगे 1 इंटू कार्बन का कितना होता है एटॉमिक मास 12 U प्लस ऑक्सीजन के 3 एटम है सो 3 इंटू कितना हो जाएगा ऑक्सीजन का कितना होता है 16 एटॉमिक मास 16 U। सॉल्व करेंगे 2 इंटू 39 2 9 18 1 2 3 6 प्लस 1 7 78 U प्लस 12 इंटू 1 12 U और प्लस 16 3 कितना होता है 48 U। ऐड कर दीजिए बच्चों यहाँ से 78 प्लस 12 कितना हो जाएगा 90। ओके सो 90 U और प्लस 48 U क्या है एटॉमिक मास यूनिट। ओके सो 90 प्लस 48 कितना होता है 138। सो फाइनल आंसर इज 138 U। सो पोटेशियम कार्बोनेट का कितना हो जाएगा 138 U। ओके नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स एग्जांपल नंबर 3.3 का जो सॉल्यूशन है जो कि मोल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे वो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा और जाते जाते कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है उसको चेक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।